नमस्ते प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारे कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जैसा कि हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि ये चैप्टर हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर नहीं है, इट्स बिट लेंदी चैप्टर। और ये लेंदी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इनके नामकरण और वर्गीकरण के अलावा हम इनको बनाने की विधियां, जिनको हम विरेचन कहते हैं, इसके अलावा हम इनके भौतिक गुणधर्म के अलावा हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। आई होप कि 5 लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आए। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने डील किया रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, तो हमने रासायनिक अभिक्रिया किसकी पढ़ी? अल्कोहल की। अब अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया को हम 2 कैटेगरीज में वर्गीकृत करके पढ़ रहे हैं। मतलब हमने इसका वर्गीकरण 2 कैटेगरीज में किया। क्यों किया? क्योंकि जब आपने R और OH को देखा तो हमेशा R और OH जो है वो 2 तरह के बंध बनाता था। कौन से बंध? एक तो बंध हुआ R और O के बीच का, मतलब जो एल्किल समूह होगा और ऑक्सीजन के बीच का बंध। और जो हमारा दूसरा बंध था वो था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध। अब किसी भी नई चीज का निर्माण तब होता है जब पुराने वाले बंध का विदलन होता है, पुराने वाले बंध टूटते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि हमने जिस बंध का विदलन किया वो आपका O और H के बीच का बंध था। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे कि C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम किन चीजों का निर्माण होगा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जब मैंने O और H के बीच के बंध को तोड़ा तो हमने उस बंध को तोड़ते टाइम हमने उसकी अभिक्रिया देखी धातुओं के साथ। जब हमने उसकी अभिक्रिया करवाई धातुओं के साथ, उसी कैटेगरी में हमने अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता के बारे में भी पढ़ा कि कौन कितना ज्यादा अम्लीय है। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी जिसका नाम था एस्टरीकरण, और हम इसको फिशरमैन की एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो वो जो था वो हमने O और H के बीच के बंध को विदलन किया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करेंगे विथ अ फ्रेश न्यू टॉपिक, जिसमें हम C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब बच्चों, जब आप C और O के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हो ना, तो हम यहाँ पर बहुत सारी अभिक्रियाएं यहाँ पर देखते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि हम जितनी भी अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, उन सबकी क्रिया विधि भी है। तो अभी तक मैं आपको 2 क्रिया विधियां समझा चुकी हूँ। एक क्रिया विधि मैंने आपको समझाई थी जब मैं आपको अल्कोहल का विरेचन पढ़ा रही थी। दूसरी क्रिया विधि मैंने कौन सी बताई? अभी लास्ट लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, तो वहां पर भी हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा। मैकेनिज्म को छोड़ के नहीं जाना है, ना ही आपको मैकेनिज्म को रटना है। जो भी क्रिया विधि है हमेशा 3-4 स्टेप्स में होगी। ध्यान रखिए कि किस स्टेप में क्या हुआ और क्या उत्पाद बना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होता है कि इस अभिक्रिया का आपको क्रिया विधि लिखनी है, इस अभिक्रिया का आपको मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है? अब जो हम आज का लेक्चर कर रहे हैं ना, वहां पर भी हमारे पास में एक क्रिया विधि है जो अभी आगे आएगी तो मैं आपको समझाऊंगी। तो क्रिया विधियों को ध्यान से समझिए, नेम रिएक्शंस को ध्यान से समझिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में जो अननोन प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद हमें नहीं पता होता, उसे पता करने के लिए क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं का भाग 2। और भाग 2 का मतलब हम अब क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन। हम किसका विदलन करेंगे? हम C और O का जो बॉन्ड है ना, उस आबंध का हम यहाँ पर विदलन करेंगे। स्टार्ट करें? चलिए, तो अगर मैं C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन करती हूं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें C और O कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड का विदलन हुआ, वो अभिक्रिया आपकी 1-2 नहीं है। उन अभिक्रियाओं को हमने वर्गीकृत किया है 4 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी है बच्चों? 4 कैटेगरी है आपके पास में इन अभिक्रियाओं को पढ़ने की। अब ये जितनी भी अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है ना, चारों में कौन से वाले बॉन्ड का विदलन होगा? अब बॉन्ड जो टूटेगा ना, वो C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? चलिए, तो पहली जो अभिक्रिया इस कैटेगरी में हमारे पास है, उसका नाम है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया।
दूसरी अभिक्रिया का नाम है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया। यहां थे हाइड्रोजन के हैलाइड, यहां है फॉस्फोरस के हैलाइड, तो यहां जो अभिक्रिया करवाओगे वो करवाओगे हाइड्रोजन के हैलाइडों से, ठीक है। यहां जो अभिक्रिया करवाओगे वो करवाओगे फॉस्फोरस के हैलाइडों से, ठीक। यहां जो अभिक्रिया होगी वो होगी निर्जलन। निर्जलन का मतलब होता है कि आपका जो जल होता है ना H2O, उसका रिएक्शन में से निकल जाना। तो H2O का निकलना अभिक्रिया में से, ये कहलाता है आपका निर्जलन। क्लियर। लास्ट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी में भी O2 का जुड़ना, O2 या O का जुड़ना। क्लियर ये चीज है। फिर से बताती हूं मैं आपको, C बॉन्ड O का जब आप विदलन पढ़ोगे तो ये जो विदलन की अभिक्रियाएं हैं इनको हम 4 कैटेगरी में आज यहां पर पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया हम ये देखेंगे कि हमने जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसके साथ अभिक्रिया करवाई। किसकी अभिक्रिया करवाई? किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम? ये अभिक्रिया पढ़ रहे हैं बच्चों हम अल्कोहल की, तो हर बार अल्कोहल लेंगे और इनको लेंगे, ठीक है। दूसरी जब आप अभिक्रिया करवाओगे उसमें आप फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड लोगे, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया में आप निर्जलन करोगे। निर्जलन का मतलब होता है कि अभिक्रिया में से वाटर को बाहर निकालना। चौथी अभिक्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का किसी चीज में जुड़ना, ठीक है। और कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ इन 4 ही टॉपिक्स पे आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी। तो पहली अभिक्रिया शुरू करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों पहली अभिक्रिया है आपकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमने कोई अल्कोहलिक ग्रुप लिया और हम उसकी हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर H2O मिलेगा। तो ये रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड को फॉर्म करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? हमने यहाँ पे लिया अल्कोहल, यहां पर हमने लिया हाइड्रोजन का हैलाइड, यहां पर हमने लिया एल्किल हैलाइड, और ये हमारा बना एल्किल हैलाइड प्लस वाटर। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेशल रिएजेंट चाहिए। उस स्पेशल रिएजेंट का नाम क्या होता है? उस स्पेशल रिएजेंट को बच्चों हम कहते हैं लूकस का रिएजेंट। उस स्पेशल रिएजेंट का नाम है लूकस रिएजेंट। अब ये जो लूकस रिएजेंट होता है ये होता है आपका सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण। सांद्र HCl प्लस जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम ZnCl2 के मिश्रण को क्या कहते हैं? लूकस रिएजेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड का मिश्रण आपका लूकस रिएजेंट होता है, और लूकस रिएजेंट की उपस्थिति में ही आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हो। अब जैसे ही आप ये अभिक्रिया करवाते हो तो ये अभिक्रिया में रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें धुंधलापन आ जाता है। तो आप ये देखोगे कि जो आपके टर्शरी अल्कोहल होंगे, क्या होंगे? जो टर्शरी अल्कोहल होंगे वो बहुत जल्दी धुंधलापन उत्पन्न कर देंगे क्योंकि वो जल्दी हाइड्रोजन हैलाइड बना देंगे। लेकिन अगर मैं प्राइमरी वाली की बात करूं तो प्राइमरी वाले जो आपके अल्कोहल हैं वो इतनी जल्दी आपके इसमें धुंधलापन प्रयुक्त या उत्पन्न नहीं करेंगे। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में धुंधलापन जल्दी आ जाएगा। क्लियर? तो ये थी पहली अभिक्रिया जिसका नाम था हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया। अब आपको किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? फॉस्फोरस के ट्राइहैलाइड। क्या है ये? फॉस्फोरस के ट्राइहैलाइड, ठीक है। फॉस्फोरस के ट्राइहैलाइड का मतलब हुआ PX3। ट्राइहैलाइड बोल रहे हैं ना, तो 3 हैलाइड हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अब बच्चों ये जो PX3 है ये आपका क्या हो सकता है? ये आपका PCl3 भी हो सकता है,
ठीक है, अधिकतर हम ट्राई हैलाइड में इसको PCl3 को ही लेके चलते हैं, PF3 और अगर मैं बात करूं PBr3 ऐसी कोई चीजें नहीं होती। तो हम PCl3 की जब बात करेंगे तो हम क्या लेके चलेंगे, हम फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड ही लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड। इतना क्लियर। तो अब अभिक्रिया अल्कोहल की किसके साथ करवानी है, फास्फोरस के ट्राई हैलाइड के साथ। अब अगर मैंने यहाँ PCl3 लिखा है और आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये अभिक्रिया मैं पहले वाले चैप्टर 10 में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार हम दोबारा से इसको कर लेते हैं कि PCl3 के साथ आप अभिक्रिया कैसे करवाओगे। फास्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ जब हम अल्कोहलों की अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली अभिक्रिया मैं आपको चैप्टर नंबर 10 में बता चुकी हूँ जब हमने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाए थे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर फास्फोरस ट्राइहैलाइड की बात की है तो यहाँ तो आप इसमें ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो और ट्राइब्रोमाइड ले सकते हो, आयोडाइड और फ्लोराइड आप यहाँ पर नहीं ले सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें करवानी है अभिक्रिया किसकी, अल्कोहलों की। ठीक है, मुझे अभिक्रिया किसकी करवानी है, मुझे अल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, फास्फोरस के ट्राइहैलाइड के साथ। किसके साथ, फास्फोरस के ट्राइहैलाइड के साथ। तो बच्चों जब फास्फोरस के ट्राइहैलाइड के साथ आप अल्कोहल की अभिक्रिया करवाओगे तो आपको यहां मिलेगा एल्किल हैलाइड। क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड आपको यहां पर प्राप्त होगा। तो हम ये जो अल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहे हैं, आप देख सकते हो कि अल्कोहल की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड ही मिल रहा है। तो यहां पर हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिला एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब मैंने बोला अल्कोहल को लेके चलो, तो अल्कोहल का मतलब हो गया यहाँ पे ROH। फास्फोरस के ट्राइहैलाइड से इसकी अभिक्रिया करवानी है। ट्राइहैलाइड को मैं ले लेती हूं यहाँ पर PCl3, हो गया ट्राइहैलाइड, बनेगा क्या, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब R और उसके साथ में Cl। ठीक है, और यहां पर क्या बन के बाहर निकल जाएगा, H3PO3। अब अगर मैं इस अभिक्रिया को देखूं तो ये मेरी बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, संतुलित नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। 3 लगाते ही R भी हो गए 3, C भी हो गए 3, P यहाँ पर 1 है, O हो गए आपके 3, H हो गए 3। तो देखो ROH तो हुआ आपका अल्कोहल। अल्कोहल की अभिक्रिया मैंने किससे कराई, फास्फोरस के ट्राइहैलाइड से, मतलब ट्राइक्लोराइड से। क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने के बाद मुझे RCl मिला। ये RCl आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है, और साथ में मुझे मिला H3PO3। क्लियर है। तो ये अभिक्रिया किसकी थी, ये आपकी अल्कोहल की फास्फोरस के ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया थी। ट्राइहैलाइडों में आप ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हो और ट्राइब्रोमाइड भी ले सकते हो, इसके अलावा आप इसमें और कुछ नहीं ले सकते। तो ये अभिक्रिया आप चैप्टर नंबर 10 से भी दोबारा देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब फास्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो हमारी अगली अभिक्रिया है, अगली अभिक्रिया है, इसका नाम है आपका निर्जलन। ठीक है, निर्जलन का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया में से H2O का निकलना। क्लियर है स्टूडेंट्स, H2O का निकलना। अब बच्चों एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जब भी आप निर्जलन की अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको यहां पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही लेके चलने पड़ेंगे, प्रोटोनेटेड एसिड्स ही आपको यहां पर लेके चलने पड़ेंगे। प्रोटोनेटेड एसिड्स का मतलब होता है प्रोटोनेटेड अम्ल। प्रोटोनेटेड अम्ल, प्रोटोनेटेड अम्ल का मतलब H पॉजिटिव वाले आपके अम्ल। तो प्रोटोनेटेड अम्ल जब आप इस निर्जलन की अभिक्रिया में लोगे तो आप यहाँ पे ले सकते हो H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप ले सकते हो H3PO4। ठीक है, तो आप ये दोनों एसिड्स जो हैं यहाँ पर यूज में लोगे निर्जलन की अभिक्रिया को करवाने के लिए। इसके साथ में कई बार हम क्या करते हैं,
हम जो होता है जल रहित जिंक क्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम जो है उनको भी उत्प्रेरक के रूप में इस अभिक्रिया में प्रयोग में लेते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो जब भी निर्जलन की बात आए तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पर प्रोटोनेटेड अम्ल लेना है, या तो मैं H2SO4 लेके चलूंगी या फिर मैं H3PO4 लेके चलूंगी। कई बार इस अभिक्रिया को करवाने के लिए उत्प्रेरक की जरूरत भी पड़ेगी, तो उत्प्रेरक या तो आप एल्यूमिनियम लोगे या फिर जिंक का क्लोराइड लोगे। अब निर्जलन का मतलब वाटर का निकलना, तो बच्चों जब भी अल्कोहल में से वाटर को निकाल दोगे ना तो हमेशा एल्कीन का निर्माण होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा जब भी किसी चीज में से जल बाहर निकलेगा। तो इसको लिख लो आप, एक ये गोल्डन रूल हो गया आपके पास। क्या हो गया ये गोल्डन रूल? ये गोल्डन रूल क्या कहता है कि निर्जलन की अभिक्रिया जब भी होगी, निर्जलन की अभिक्रिया आपकी जब भी होगी, तो निर्जलन की अभिक्रिया जब भी होगी मतलब रिएक्शन में से जब भी H2O निकलेगा तो हमेशा जो उत्पाद बनेंगे वो आपके एल्कीन ही बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्कीन बनेंगे। मतलब किसी भी चीज में से अगर आपने अल्कोहल में से जल को निकाला तो जल के निकलते ही वहां पर क्या आएगा, आपको एल्कीन का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। एल्कीन का मतलब होता है द्विक आबंध, मतलब डबल बॉन्ड। इतना क्लियर? अभी मैं आपको अभिक्रिया करके दिखाती हूं, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, निर्जलन कर रहे हैं और अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं? अभिक्रिया हम अल्कोहल की पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल लिया मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3CH2OH। ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। एक और दो कार्बन है, इसका मतलब इसका नाम है एथेनॉल। क्लियर बच्चों? अब मैंने बोला कि अगर मुझे इसकी अभिक्रिया करवानी है, मुझे इसका निर्जलन करवाना है, तो ये निर्जलन किसकी उपस्थिति में होगा? मुझे यहां पर लेना पड़ेगा H2SO4 या फिर H3PO4। क्लियर इतना? चलिए, जब आप इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, और इसमें से जो आपका H2O है वो बाहर निकल जाएगा। ये H2SO4 इसको क्या देगा? इसको H+ आयंस देगा। देखिए CH3CH2, जब इन दोनों के बीच का सिंगल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड आया, मतलब इसमें से एक H कम हो गया, वो H इस OH के साथ मिलके जल के रूप में यहां से क्या हो गया? यहां से विलोपित हो गया, यहां से निकल गया। तो हम बोलेंगे कि इस अभिक्रिया का नाम है निर्जलन। और यहां जो C डबल बॉन्ड C का निर्माण हुआ, इसका मतलब यहां पर हमारा एल्कीन बना। इस एल्कीन का नाम है इथीन। इतना क्लियर बच्चों? अब ध्यान क्या रखना है कि जब आप इस अभिक्रिया को करवाते हो तो यहां पर आपको तापमान का विशेष ध्यान रखना है। आप यहां पर तापमान लेके चलोगे 443 केल्विन। ओके, तो ये हुआ कि मैंने इथेनॉल का निर्जलन किया तो मुझे इथीन मिला। तो अल्कोहल का निर्जलन करोगे किसी भी प्रोटोनेटेड अम्ल की उपस्थिति में, तो प्रोटोनेटेड अम्ल की उपस्थिति में निर्जलन करने से आपको क्या प्राप्त होगा? आपको एल्कीन प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए, अब निर्जलन ये तो हमने देखा कि ये आपने प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर पढ़ा, 1 डिग्री के ऊपर आपने इसका निर्जलन पढ़ा। लेकिन आपके पास अल्कोहल 2 डिग्री भी होते हैं और 3 डिग्री भी होते हैं, ठीक है। अब 2 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब है? मैं बोल रही हूं द्वितीयक अल्कोहल। मैंने बोला द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल का मतलब ये है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके 2 और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। मैंने बोला OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके कितने और कार्बन से जुड़ा है? 2 और कार्बन से जुड़ा है। तो मैंने यहां लगा दिया CH3, यहां भी मैंने लगा दिया CH3। क्लियर? देखो यहां पर OH हो गया आपका अल्कोहलिक ग्रुप। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो आगे जाके 2 और कार्बन के साथ जुड़ा है। इसका मतलब ये मेरा कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है। अगर इस 2 डिग्री अल्कोहल की, अगर आप इस द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया 85% H3PO4 के साथ
440 केल्विन तापमान पे करते हैं। तो मैंने बोला कि इस अभिक्रिया का नाम है निर्जलन। तो निर्जलन का मतलब इस अभिक्रिया में से आपका जल निकलेगा और जैसे ही इसमें निर्जलन की अभिक्रिया होगी यहाँ क्या बनेगा, आपका यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा और यहाँ पर आपका H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने बोला आपको प्रोटोनेटेड यहाँ पर आपको अम्ल लेना है, तो हमने 85% H3PO4 डाला और क्या तापमान रखा 440 केल्विन। तो जब हमने द्वितीयक अल्कोहल पे ये निर्जलन की अभिक्रिया करवाई तो हमें यहाँ पर एल्कीन की प्राप्ति हुई। क्लियर? अब ये तो बात थी सेकेंड डिग्री वालों की, ये थे सेकेंड डिग्री वाले अल्कोहल जिनको हमने बोला 2 डिग्री अल्कोहल। अब आपका जो थर्ड है वो है आपके तृतीयक अल्कोहल। अब है आपके तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक का मतलब क्या होता है? तृतीयक का मतलब होता है 3 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री का मतलब होता है कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो आगे जाके 3 और कार्बन के साथ जुड़ा है, तो हम उसको यहाँ पर तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। ध्यान रखिए। तो अब हम इस तृतीयक अल्कोहल की निर्जलन अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो मैंने बोला कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है, वो आगे जाके कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, वो आगे जाके और 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो यहां भी हो गया CH3, यहां भी हो गया CH3 और बच्चों यहां भी हो गया CH3। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके आपके 3 और कार्बन के साथ जुड़ा है, तो हम इसको 3 डिग्री कहेंगे। देखो OH आपका जिस कार्बन से लगा है वो आगे जाके 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी 20% ऑफ H3PO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलन करवाना है। मैंने प्रोटोनेटेड अम्ल ले लिया, लेकिन अब मैंने 20% लिया। ध्यान रखना है, ऊपर हमने 85% लिया, यहाँ पर हमने 20% लिया। अब तापमान को कम करके 440 से मैंने 358 केल्विन किया। ठीक है, अब मैं ये बोल रही हूं कि जब भी आप अल्कोहल का निर्जलन करोगे उसमें से H2O को हटाओगे, क्या बनेगा? एल्कीन का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पे एल्कीन कैसे बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका एल्कीन का निर्माण हो गया। तो ये बना आपका एल्कीन और यहां से बाहर निकल गया जल, क्योंकि इसका अभिक्रिया का नाम ही है निर्जलन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं बोल रही हूं कि जब मैं निर्जलन की अभिक्रिया करवाऊंगी तो निर्जलन का सिंपल सा मतलब होता है किसी अभिक्रिया में से जल का बाहर निकलना, जल का विलोपित होना। अब अगर किसी अभिक्रिया में से मुझे जल को बाहर निकालना है तो मुझे उसको प्रोटोनेटेड अम्ल की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करवानी होगी, और कई बार मुझे उसमें उत्प्रेरक को भी यूज में लेना पड़ेगा। उत्प्रेरक मतलब होते हैं आपके कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में क्या लूं, या तो मैं एल्यूमिनियम लूं या फिर मैं जिंक का क्लोराइड लूं। अब जब मैंने 1 डिग्री का अल्कोहल लिया, 1 डिग्री अल्कोहल में मैंने H2SO4 को डाला 443 केल्विन के तापमान पर, तो एल्कीन बना और जल उसमें से निकल गया। जब मैंने 2 डिग्री की बात की तो 2 डिग्री अल्कोहल मतलब अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो आगे जाके 2 कार्बन के साथ और जुड़ा है। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई, 85% H3PO4 के साथ करवाई। किसके साथ करवाई, 85% H3PO4 के साथ मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई। 85% H3PO4 को आपने अभिक्रिया करवाई 440 केल्विन ताप पे, तो यहां पर किसका निर्माण हुआ, दोबारा एल्कीन बना और आपका वाटर यहां से बाहर निकल गया। तीसरी अभिक्रिया होती है 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब हमारे तृतीयक अल्कोहल। जब आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हो, इसका मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके 3 और कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, अब H3PO4 की मात्रा को कम कर दो, क्या कर दो, 20% कर दो। 20% कर दिया। तापमान देखिए आपने, हमने पहले लेके चले थे 443, फिर लिया 440, अब हम तापमान ले रहे हैं 358 केल्विन। 358 केल्विन पर इसकी अभिक्रिया करवाने से दोबारा मुझे एल्कीन की प्राप्ति हुई और मुझे जल मिला। क्लियर इतना? चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों अभिक्रिया करवा के दिखाई, एक 443 पे, एक 440 पे, एक 358 पे। तो आपने क्या देखा कि जो निर्जलन की अभिक्रिया है, निर्जलन मतलब जल का निकलना, वो सबसे ज्यादा किसके लिए है, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए है। ठीक है, 3 डिग्री के बाद
वो अभिक्रिया 2 डिग्री अल्कोहल को पे ज्यादा लग रही है और सबसे कम वो किस पे लग रही है, 1 डिग्री अल्कोहल पे लग रही है। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जो भी 3 डिग्री वाला होता है वो ज्यादा स्थायी होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू आपकी 1 डिग्री। तो देखो यहाँ पर जो अभिक्रिया आपकी 3 डिग्री वाली है, 3 डिग्री को मेरे को 358 केल्विन के टेम्परेचर पे मैंने किया तो एल्कीन का निर्माण हो गया। इसको मैंने 440 पे किया और जो मैंने आपको पहले बताई थी उसको मैंने 443 पे किया था। तो आप देखोगे कि निर्जलन की अभिक्रिया को ज्यादा सक्रिय रूप से कौन कर पा रहे हैं। अगर मैं इसकी सक्रियता की बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा कर रहे हैं, तो 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ये है आपकी निर्जलन की अभिक्रिया में सक्रियता का ऑर्डर। क्लियर? तो 3 डिग्री वाले आपकी हर चीज सबसे ज्यादा स्थायी होती है। अब निर्जलन की अभिक्रिया में आपके पास में मैंने बोला था कि इस लेक्चर में मैं एक क्रिया विधि की बात करूंगी। वो क्रिया विधि है आपकी कि आप कैसे प्रोपेनॉल से प्रोपीन को बनाओगे। क्या बोला मैंने? क्रिया विधि में करवा रही हूं प्रोपेनॉल से प्रोपीन को बनाना, मतलब प्रोपेनॉल का निर्जलन करना और प्रोपीन का निर्माण करना। तो अगली हमारी क्रिया विधि पढ़ेंगे हम निर्जलन के बारे में। तो बच्चों अब हम निर्जलन की विधि के जो मेन इसकी क्रिया विधि है, मैकेनिज्म, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो निर्जलन की जो क्रिया विधि होती है उसका मैकेनिज्म यहाँ पर कैसे होता है। मैकेनिज्म मतलब हुआ क्रिया विधि। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इसमें प्रोटोनेटेड आयन का बनना। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या होगी, कार्बोकेटाइन का बनना, और तीसरी स्टेप क्या होगी, हमारे एल्कीन का बनना। देखिए अब पहले चरण में हम प्रोटोन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेके चलना है, हम लेके चले प्रोपेन टू ओल, मेथ एथ प्रोप। प्रोपेन टू ओल मतलब यहां पर आपका OH ग्रुप लगा है और बाकी की वैलेंसीज को हाइड्रोजन पूरा करेगा। अब पहली स्टेप में क्या होगा, पहली स्टेप में हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना है। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन आपका कैसा होगा, ये C है, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ H, हमें क्या करना है, ये C और यहाँ पर आपका O, प्रोटोनेटेड मींस O पॉजिटिव, और यहां पर ये जो H है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल से सेकंड स्टेप में होता है कार्बोकेटायन का बनना। अब जब कार्बोकेटायन बनता है तो ये रिएक्शन की बहुत ही स्लो स्टेप होती है। और बच्चों आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्लो स्टेप होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती है, वही बताती है कि जो आपकी रिएक्शन है उसका वेग कैसा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मुझे डिटरमाइन करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बताएगा, आपकी सेकंड स्टेप कार्बोकेटायन का बनना। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, ये आपका C, ये O पॉजिटिव, इसके अराउंड HH, ठीक है, इससे आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब इस केस में कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म होगा, ये जो CHH है ये आपके पास में ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर C पॉजिटिव हो जाएगा, ये C H H और H। यहाँ पर इस स्टेप में क्या फॉर्म किया हमने, कार्बोकेटायन को फॉर्म किया। और जिस स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है वो रिएक्शन की स्लोवेस्ट स्टेप होती है और वही डिटरमाइन करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब थर्ड केस में क्या होगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये रिएक्शन आपकी 3 स्टेप में वर्क करेगी, तो देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारा एल्कीन का निर्माण होगा। एल्कीन का निर्माण मतलब हम प्रोपेन 2 ओल लेके चले हैं तो हम कार्बोकेटायन से प्रोपीन का यहाँ फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए क्या था यहाँ पर, ये आपका कार्बोकेटायन था, हाइड्रोजन 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 एंड दिस इज हाइड्रोजन। अब इस स्टेप में मुझे क्या करना है, इस कार्बोकेटायन से मुझे प्रोपीन का निर्माण करना है। तो प्रोपीन का निर्माण कैसे होगा, CH
क्लियर? तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ये आपका प्रोपीन बन गया। तो निर्जलन की अभिक्रिया से आप एल्कीन का निर्माण कर सकते हो, लेकिन ये स्टेप आपकी 3 स्टेप्स में होगी, ये मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होगा। पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाओ, सेकेंड में आप कार्बोकेटायन बनाओ, और उस कार्बोकेटायन से आप एल्कीन का निर्माण करो। तो ये है आपका निर्जलन की अभिक्रिया का मैकेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी अभिक्रिया जो C और O के बॉन्ड को तोड़ेगी, और इसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम पढ़ ही यही रहे हैं कि हमें विदलन किसका करना है, हमें विदलन करना है C और O के बीच के बॉन्ड का। तो ऑक्सीकरण में हम C बॉन्ड O का विदलन पढ़ेंगे। अब बच्चों आपने देखा कि इससे पहले मैंने आपको जो तीनों अभिक्रिया बताई उसमें C और O के बॉन्ड का विदलन हुआ, लेकिन यहां अब क्या होगा, आप जानते हो कि आपका अल्कोहल होता है ROH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3OH। अगर मैं मेथनॉल लेके चलूं तो जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, C और H के आबंध का भी विदलन होगा और O और H के बीच के आबंध का भी विदलन होगा। तो जब CH के बीच का बॉन्ड टूटेगा और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो जब ये H और H हट गए तो यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इसी को आप बोलोगे कि हमने क्या करवाया, हमने ऑक्सीकरण करवाया। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन नहीं होगा, बल्कि CH और OH टूटेगा और C डबल बॉन्ड O का निर्माण करेगा। तो देखिए यहाँ पर पहली स्टेप में क्या होगा, ये है आपका CH, ये है आपका OH। तो जब C और H के बीच का आबंध टूटा, यहां पर हुआ CH आबंध का विदलन, ठीक है, और यहां क्या हुआ, O और H आबंध का विदलन। ठीक है, C और H के बीच का बॉन्ड टूटा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटा, तो CH बॉन्ड का विदलन होने से, OH बॉन्ड का विदलन होने से C डबल बॉन्ड O का निर्माण हुआ। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब बच्चों आप देख सकते हो कि जब मैंने इस बॉन्ड को बनाया तो यहां से H हटा और यहां से भी H हटा, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं विहाइड्रोजनन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है विहाइड्रोजनन। विहाइड्रोजनन का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना, विहाइड्रोजनन का मतलब होता है H का हटना। तो ऑक्सीकरण में C और O के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा, बॉन्ड कौन सा टूटा, C और H के बीच का और O और H के बीच का, और C डबल बॉन्ड O बन गया। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया करवानी है तो उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं आपके KMNO4, जानते हो आप इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। CrO3 जो कि आपको K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिलता है, ये आपका क्रोमेट आयन कहलाता है, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति में ही आपकी कौन सी अभिक्रियाएं होगी, ऑक्सीकरण होगा। KMNO4 आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लेना तो आप क्या ले सकते हो, आप CrO3 को भी ले सकते हो, तो ये भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए। तो इन दोनों की उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। अब बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, तो ध्यान रखना कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड मतलब आपका CHO ग्रुप। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हो तो आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत काम आने वाला रूल है, क्योंकि जब अभिक्रिया में आपसे अननोन कंपाउंड पूछा जाएगा तो ये आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। मार्क इट एज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूं, मेरे पास है अल्कोहल, अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ, ऑक्सीकरण करती हूँ, तो यहां बन जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करती हूं तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर, उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूं। मैंने यहां पे लिया CH2OH, क्या नाम है इसका, मेथेनॉल है, मेथेनॉल नाम है ना इसका। अब CH3OH,
इस मेथेनॉल का मैंने ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मैंने इसमें CrO3 डाला, तो बच्चों यहाँ पर ये OH क्या बन जाएगा, OH आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका अगर दोबारा से मैंने ऑक्सीडेशन करवा दिया तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ लग जाएगा OH, ठीक है। तो देखो ये जो आपका ग्रुप है ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, ये जो ग्रुप बना ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप बना, और ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे, CrO3 या KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड मतलब आपका एल्किल के आगे CHO लगा हुआ। इसका दोबारा ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर इतना? ऑक्सीडेशन पे हमको कुछ और उदाहरण करने हैं, तो अब हमारे बाकी के उदाहरण क्या होंगे, देखो आपने लिया था यहाँ पर CH3OH, ठीक है, मेथेनॉल, आपने इसमें डाला CrO3, तो क्या बना, CrO3 डालने के बाद आपने देखा कि यहां आपका बना C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अब मैं जो अल्कोहल ले रही हूं मैं वो 2 डिग्री वाला ले रही हूं। 2 डिग्री मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके एक और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्कोहल कौन सा, 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर आप कॉपर डाल के इसको 573 केल्विन पे गर्म करोगे तो अब आपका यहाँ पर क्या बनेगा, 2 डिग्री वाले आपको एल्डिहाइड 2 डिग्री वाले आपको एल्डिहाइड देंगे और 1 डिग्री वाले आपको एल्डिहाइड और 2 डिग्री वाले आपको कीटोन देंगे। तो यहां पर जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड O। क्लियर बच्चों? अब अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से अल्कोहल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका अल्कोहल है, अगर आपने इसमें PCC डाला, अब ये PCC क्या होता है, इसका नाम होता है पिरिडिन क्रोमेट, ठीक है, ये भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप देखोगे कि यहां पर ये क्या करेगा, इस अल्कोहल को आपके एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या बना देगा, ये आपका एल्कीन का निर्माण करेगा और साथ में आपका वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो PCC को अगर आप इस रिएक्शन पे करवाते हो तो आपका एल्कीन का वहां पर निर्माण होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने 1 डिग्री वाले अल्कोहल लिए तो 1 डिग्री वाले अल्कोहल आपको क्या देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देगा, ठीक है। अल्कोहल अगर आपका 2 डिग्री वाला है तो वो आपको क्या देगा, वो आपको कीटोन देगा, ठीक है। और अगर अल्कोहल 3 डिग्री वाला है तो 3 डिग्री वाला अल्कोहल आपका ऐसे रिएक्शन नहीं करता, ये आपको एल्कीन देगा, डबल बॉन्ड देगा। लेकिन ये तीनों अभिक्रिया आप किसके साथ करवाओगे, कॉपर के साथ 573 केल्विन पे आप ये अभिक्रिया करवाओगे तो आपको इन सब चीजों की प्राप्ति होगी। तो सिंपल सा रूल है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करो तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री का करोगे तो कीटोन मिलेगा और 3 डिग्री का करोगे तो एल्कीन मिलेगा, कोई और नया प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका ऑक्सीकरण की विधियां, और ऑक्सीकरण में आपने देखा कि CO का विदलन नहीं हुआ, CH और OH का विदलन हुआ। तो ये थी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हमने C और O के बीच के विदलन को देखा। इसमें हमने एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया की, फास्फोरस के क्लोराइड के साथ की, निर्जलन के बारे में हमने पढ़ा और हमने ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा। तो आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेश्चंस, कंटेंट या फिर आपको किसी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।